चलो देखो बच्चों, आज के लेक्चर को बहुत सिंपल एंड सॉर्टेड तरीके से पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहली चीज, जितना लास्ट लेक्चर में पढ़ा उसको थोड़ा सा रिलेट कराऊंगी मैं आज आप लोगों से। बायोटेक्नोलॉजी तो सबका क्लियर ही है, बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। सबसे पहले सपोज करो मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है, और एक सेल ये है मेरे पास। इस सेल का न्यूक्लियस एंड इसका ये जेनेटिक मटेरियल। इस सेल का न्यूक्लियस, ये इसका जेनेटिक मटेरियल। मेरे को क्या करना है यहाँ पे, इस वाले सेल से सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 1 से एक जीन को निकालना है और सेल नंबर 2 के अंदर डालना है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले सेल को ओपन करूंगी। सेल ओपनिंग में करूंगी ना सबसे पहले। यस मैम। सेल ओपनिंग करने के बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगी क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो मेरे डीएनए को कट कराएगा एक स्पेसिफिक पोजीशन से। फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने मेरे डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन से कट करा दिया। तो कट कराने के बाद मैं क्या करूंगी, डीएनए के अंदर कोई आरएनए होगा तो उसको आरएनए से डाइजेस्ट कराएंगे, प्रोटीन होगा तो प्रोटीन से डाइजेस्ट कराएंगे। उसके बाद उसको डाल देंगे हम किस में, चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल में डाल देंगे। तो उसके अंदर जितने भी अनवांटेड पार्ट्स होंगे वो सब प्रेसिपिटेट बन के रह जाएंगे और मैं अपने डीएनए को निकाल लूंगी बाय द प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग। से मैंने डीएनए को निकाला। अब डीएनए को मैं कहां पे लेके जाऊंगी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने क्या क्या यूज किया था, सबसे पहले यूज किया था मैंने स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा कुछ भी मैम लैप। यस मैम। ओके ओके, अभी देखना, अभी शो हो जाएगा। अरे यार मैंने तो ब्लैंक स्लाइड ऐड की हुई थी, स्लाइड ही ब्लैंक हमारी गायब हो गई। रुको फिर से करते हैं। कहाँ गई हमारी ब्लैंक स्लाइड, ये रही। अभी ध्यान से सुनना, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी इतनी, फटाफट से समझना। ये मेरा एक सेल, ठीक है, सेल का न्यूक्लियस। पूरे चैप्टर का एक क्विक रिकैप मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ये मेरा सेल नंबर 1 सेल। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लाइजिंग एंजाइम्स यूज करूंगी सेल को ओपन कराने के लिए। बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम। अभी आवाज आ रही है ना, यस मैम। दिख भी रहा होगा, लाइसोजाइम यूज करेंगे, है ना। और प्लांट के लिए सेल्यूलेज, और क्या यूज करेंगे, काइटिनेज। अच्छा बोल ही नहीं रहे हो आप लोग। यस मैम। डीएनए को क्लीव कराने के लिए मैम डीएनए में करना कराते हैं। रेस्ट्रिक्शन। बेटा पहले तो सेल को ओपन कराओगे ना, यस मैम। पहले सेल ओपन कराया, फिर उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हमेशा वर्क करता है किस पे, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे वर्क करता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से मैंने अपने डीएनए को कट करा लिया। अब डीएनए को कट कराने के बाद मैंने उसके अंदर से जितना भी आरएनए था उसको उड़ा दिया, किसकी हेल्प से, आरएनएज की हेल्प से। जितना भी प्रोटीन था उसको गायब करा दिया, किससे, प्रोटीनेज, प्रोटीएज से, ठीक है। फिर इसके बाद अपने डीएनए को किस में डाल दिया मैंने, चिल्ड इथेनॉल में। चिल्ड इथेनॉल से निकाला किस हेल्प से, फिर स्पूलिंग मेथड से। स्पूलिंग मेथड से निकालने के बाद मैंने अपने डीएनए को कहां पे डाला, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोगों ने क्या क्या यूज किया था, एगेरोस जेल। एगेरोस जेल। कहाँ से लिया था एगेरोस जेल को, सीवीड से। फिर उसके बाद इथीडियम ब्रोमाइड मैंने यहाँ पे डाई यूज किया था। फिर उसके ऊपर डाला था क्या, यूवी रेज। यूवी रेज ने कलर मेरे को कैसे दिखाए थे, ऑरेंज ब्राइट कलर के। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में 2 कैथोड्स भी यूज किया था, मतलब 2 इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड है पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड है
नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज। एग्जैक्टली। फिर इसके बाद मैं डीएनए को लेके गई कहाँ पे, पीसीआर पे। पीसीआर को किसने डिस्कवर किया था, कैरी म्यूलिस साइंटिस्ट ने किया था। इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं, टेक पॉलीमरेज यूज करते हैं। टेक पॉलीमरेज को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस से एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, हीट रेसिस्टेंट होता है। तो ये हमारे डीएनए का क्या करा देता है, एम्प्लीफिकेशन कराता है। कैसे, 3 मेथड से। सबसे पहले कराता है डीनेचुरेशन एट व्हाट डिग्री सेल्सियस, 92 डिग्री सेल्सियस। फिर एनिलिंग, एनिलिंग कितने पे होता है, 52 पे होता है ना, 42। 52 आई गेस, मैम 54। या 54। फिर इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन किस पे होता है, 72। 70। इन तीनों प्रोसेस की हेल्प से हमने पॉलीमरेज करा लिया। फिर इसके बाद मैंने चूज किया एक वेक्टर। वेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए, साइट, सिलेक्टेबल मार्कर और क्लोनिंग साइट होना चाहिए। 2 टाइप के वेक्टर हमने पढ़े, PBR 322 और एक PUC 18। हो गया पूरा चैप्टर रिवाइज। फिर इसके बाद बायोरिएक्टर्स हमने लिए, या फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कराया था। उसके बाद अगर मैंने एक यूज किया था टाइप्लाज्मिड। टाइप्लाज्मिड को कहाँ से निकाला था, टाइप्लाज्मिड को कहाँ से निकाला था, मैम एग्रोबैक्टीरियम टाइफिन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम ट्यूबिफेसेंस से मैंने इसको लिया था। अगर मेरे को एनिमल सेल के अंदर कुछ इंसर्ट कराना तो मैं किसका यूज करूंगी, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस का यूज मैम करेंगे। रेट्रोवायरस तो ह्यूमन में होता है। एनिमल्स ह्यूमंस नहीं होते क्या, मैम आपने प्लांट बोला है ना, प्लांट यहाँ पे बोला था टाइप्लाज्मिड में, एनिमल्स में रेट्रोवायरस। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया पूरा चैप्टर रिवाइज। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में ही कि बच्चों ये जो 1 पेज वाले नोट्स होते हैं ना बहुत हेल्पफुल होता है। पूरा चैप्टर हम लोगों ने अराउंड 5 से 7 मिनट्स में रिवाइज कर लिया। अब यहाँ पे जगह नहीं है लेकिन हम यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। फिर इको R1 होता है, इको में ई क्या होता है, CO क्या होता है, उसकी रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होती है, ये भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बचे, जैसे स्टिकी एंड्स क्या होता है, ब्लंट एंड क्या होता है, ये 1-2 पॉइंट्स बच गए। हमारे स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर साइंटिस्ट ने क्या किया था, वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम उनका लिख सकते हैं। तो पूरा अगर आप एक कॉपी लेके बैठो तो उसपे पूरे नोट्स बना सकते हो, अपने बना सकते हो ना पूरे चैप्टर के। ये काम किया करो, पूरा चैप्टर रिवाइज हो मैम जाता है। आपने बताया था स्टार्टिंग में हाँ, कि जब starting भी में आप बताया जो था ना। पढ़ाते हो रात में सोने से पहले एक पेपर निकाल के, सेंटर पेज निकाल के उसमें लिखा करो कि क्या क्या पूरे दिन मतलब रिवाइज नहीं, पूरा एक रात करते हो में। ये चीज, करते हो। अब देखो अगर हम Yes, ये मैम, चैप्टर थोड़ा आज रिवाइज ना करते ना, हम नेक्स्ट वीक तक ये भूल जाते कि मैम क्या टेक पॉलीमरेज होता है, PCR क्या होता है, टाइप्लाज्मिड क्या होता है। एक बार देखो 5 से 7 मिनट लगेगी, मैक्सिमम 10 मिनट लगेगी। 10 मिनट में जितने भी चैप्टर्स पढ़े उनके 1 पेज नोट्स बना लिया करो। तो चैप्टर एक रफ कॉपी बना लो ऐसी, उस रफ कॉपी में डेली लिख लिया करो बैठ के, जितने भी चैप्टर पढ़े उनको अपनी लैंग्वेज में उठा के बस। चलो देखो, अब सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे जितना हमने प्रोसेस किया कि एक बॉडी के अंदर से जीन को निकाला, किसी दूसरी बॉडी के अंदर हमने जीन को ट्रांसफर कर दिया, उस प्रोसेस को हम कहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज हम इसको अप्लाई करेंगे कहाँ पे, एग्रीकल्चर में। अब द क्वेश्चन अराइजेस कि मैं एग्रीकल्चर में क्यों करना चाहती हूँ उनको, एग्रीकल्चर में मैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्यों करना चाहती हूँ, वो क्यों हम यूज करना चाहते हैं, उसका रीजन मैम उन्हें रिड्यूस करता है। मैंने पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करता है। मैम ये ना वो उसको ना मोर टॉलरेंस बनाता है एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट। यस एग्जैक्टली, मैम ये ये ना सारे प्रोसेस मैम उसका न्यूट्रिशन वैल्यू को ये इनहेंस कराता है, उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाता है ना। यस मैम। मतलब ओवरऑल हम क्या करना चाहते हैं, अपनी क्रॉप की इंप्रूवमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज ग्रीन रिवोल्यूशन क्यों स्टार्ट किया गया था, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ग्रीन रिवोल्यूशन इसलिए स्टार्ट किया ताकि वो फूड की सप्लाई को
इंक्रीज कर पाए, क्योंकि आपको पता है क्या ह्यूमन होगा? पॉपुलेशन कितनी स्पीड से ग्रो कर रही है आज के टाइम में। तो ह्यूमन मैम पॉपुलेशन इंक्रीज कर, हाँ जी बोलो। मैम ये जो नॉर्मल ग्रोथ है ना, वो नॉर्मल जो प्रोडक्शन है ना फूड का, उसके ना 3 टाइम्स होता है ग्रीन इसका 3 रेवोल्यूशन के टाइम्स बाद। करना इनका एम था, ग्रीन ये रिवोल्यूशन का। था। अब ये क्या चाहता है, किसी भी क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज करना चाहता है। क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए वो बोलता है कि आपके क्रॉप को सबसे कम पेस्ट या इंसेक्ट्स उसको ईट करे, है ना। इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, वहां पे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, और अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए वहां पे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, ये सब चीजें यूज करनी पड़ेंगी। लेकिन हमारे फार्मर्स, बिकॉज डेवलपिंग कंट्री, इतने ज्यादा सफिशिएंट नहीं है कि वो इतने एक्सपेंसिव एग्रोकेमिकल्स का यूज कर पाए। तो इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे क्रॉप के अंदर या एग्रीकल्चर के अंदर जेनेटिक्स को यूज किया गया। क्यों यूज किया गया? आपकी क्रॉप्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम यील्ड तक लेके जाने के लिए। आपकी क्रॉप्स को ऐसा बनाए हम कि उसके ऊपर कम से कम पेस्ट लगे, हमें वहां पे कम से कम फर्टिलाइजर्स का, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फर्टिलाइजर्स जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर है, जो वहां पे केमिकल्स आप यूज करते हो, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए किसी भी पेस्ट से या किसी भी चीज से, तो उनका हार्मफुल इफेक्ट आपके एनवायरमेंट पे भी होता है और आपकी बॉडी के ऊपर भी होता है। तो वहां से स्टार्ट हुआ आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आना। हमेशा याद रखना, कहीं भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज अगर करेंगे तो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए करेंगे। तो जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन पढ़ोगे तो आपको मेन चीज रखना कि हमारे पास पहले प्रॉब्लम क्या थी और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोगों ने क्या निकाला। प्रॉब्लम क्या थी, सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं। ये चीज है हमारी, जब हम एग्रीकल्चर के केस में यूज करना इसको चाहते हैं। तो अब इसको यूज करने के लिए सबसे पहले कि हमने यूज किन किन वेज में किया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारी जो क्रॉप है वो एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स जो आपकी क्रॉप को अफेक्ट कर रही हैं, जैसे कि कोल्ड बहुत ज्यादा हो गया, ड्रोट हो गया, सोल्ट हो गया, आपका हीट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये आपकी क्रॉप को अफेक्ट करती हैं। हम अपनी क्रॉप को इस टाइप से मॉडिफाई करना चाहते हैं कि कितना भी कोल्ड हो जाए, कितना भी सॉल्टी आपका जो सॉइल है ना उसके अंदर कुछ कितना भी सैलाइन हो जाए वो, या हीट जितनी चाहे बढ़ जाए, आपकी क्रॉप्स की यील्ड अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके साथ साथ हम आपकी क्रॉप को ऐसा बनाए कि उसके ऊपर हमें किसी भी पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का यूज ना करना पड़े। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का कम से कम हम यूज करें। हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस कर पाए। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का मतलब ये होता है, हार्वेस्टिंग करने के बाद आपकी क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो कर गई, आपने क्रॉप को कट किया, सपोज करो किसी भी चीज का, टोमेटो की आप लोगों ने क्रॉप किया। अब टोमेटो को क्या करोगे, आपने जहां पे उसको ग्रो कराया था उससे मार्केट तक लेके आने के लिए आपकी क्रॉप जो है, आपकी जितनी भी यील्ड है वो खराब ना हो जाए। अगर वो खराब हो रही है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ही, फिर जब वो मार्केट में जाएगी, मार्केट में उसको लोग खरीदेंगे तो लोग नहीं खरीदेंगे उस चीज को। अब की अगर वो पहले ही खराब हो चुकी है तो इट मीन्स आपको लॉस होगा या नहीं होगा। इस केस में आपने कोई चीज बनाया, प्रोडक्ट बनाया, अब वो प्रोडक्ट मतलब आपके सेलर तक जाते जाते ही वो खराब हो जा रहा है, इट मीन्स आपका तो लॉस है। आपने तो अपना पूरा एक्सपेंस लगा के उसको बनाया, लेकिन आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो ऐसी हमारी क्रॉप के अंदर ही होता है। कुछ क्रॉप्स हमारी ऐसी होती है जिनका फ्रेश जो पीरियड होता है, मतलब कितने टाइम तक वो फ्रेश रहेंगी, वो बहुत छोटा होता है। जैसे कि टोमेटो के केस में भी ये देखा जा रहा था, तो टोमेटो की यील्ड जो थी बहुत कम होती चली जा रही थी इसकी वजह से। तो इसके लिए भी हमें कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ताकि जो हमारी क्रॉप है हार्वेस्टिंग करने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक फ्रेश रह पाए। उसके साथ साथ हम यहाँ पे अपने प्लांट्स की मिनरल की एफिशिएंसी, मतलब मिनरल्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। हमने उनको कोई मिनरल दे दिया तो उसी के अंदर वो बहुत टाइम तक सरवाइव कर पाए अच्छे से, पूरी तरीके से वो सॉइल के ऊपर भी डिपेंडेंट ना रहे। बिकॉज आपको पता है प्लांट्स अपने मिनरल्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। अगर वो मैक्सिमम अमाउंट पे सॉइल से मिनरल्स को लेते रहेंगे तो एक टाइम आएगा ना आपकी सॉइल इनफर्टाइल बन जाएगी, हो गया नहीं। तो इस चीज को भी सोल्यूशन आप जेनेटिक्स में निकालोगे, या फिर अपनी क्रॉप में कोई भी फूड है पर्टिकुलर, उस फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को आप एनहेंस करोगे। जिसका एग्जांपल देखा जाता है आपका गोल्डन राइस, विटामिन ए की केस में, या आप लोगों को मैं समझाऊं तो ये सारे के सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं।
इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए यूज किए गए हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब सबसे पहले हम सीखेंगे कि आखिरकार हमारे गोल्डन राइस क्या होता है। अब गोल्डन राइस के बारे में आप लोगों को पता है कि सबसे पहले क्या हुआ, सपोज करो किसी भी कोई भी कंट्री है, उसके अंदर क्या हुआ, विटामिन ए डेफिशिएंसी लोगों के अंदर, या फिर आप ऐसे बोल दो कि नाइट ब्लाइंडनेस के केसेस बहुत ज्यादा आने लग गए। जब कहीं पे नाइट ब्लाइंड, और आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी। तो नाइट ब्लाइंड्स में होता है आपका विटामिन ए डेफिशिएंसी। मैम ये तो गोल्डन राइस जो है ये तो विटामिन ए का है, उसका रिच बहुत सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं और ये बीटा कैरोटीन से ऑब्टेन्ड होता है। या तो विटामिन ए और डेफिशिएंसी बीटा आपका नाइट ब्लाइंडनेस। मैम बीटा कैरोटीन जो होता है वो तो हमारे डैफोडिल प्लांट्स से आते हैं। या वही समझा रही हूँ ना मैं बच्चों को, आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक, लेकिन सब बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है ना। तो मैम ये हमारे यूनिट में आया था। यस, मैम हमारे यूनिट टेस्ट हुआ था ना, उसमें एक क्वेश्चन आया था। ओके 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 ओके, चलो। तो देखो बच्चों, नाइट ब्लाइंडनेस के केसेस बहुत हो रहे थे। नाइट ब्लाइंडनेस आपको पता है किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब क्या हुआ, अब उन लोगों के अंदर ये डेफिशिएंसी देखी गई जो सबसे ज्यादा डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, राइस के ऊपर। और आपको पता है राइस के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। तो कोई इंसान, मतलब उसकी जो डाइट का मेन सोर्स है वो राइस है, अब उसके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस देखी जा रही है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या पता लगाया, साइंटिस्ट लोगों ने ये पता लगाया कि सबसे ज्यादा वो लोग अपनी डाइट में क्या ले रहे हैं। तो सबसे ज्यादा डाइट में ले रहे थे राइस। अब साइंटिस्ट ने ये सोचा कि एक काम करते हैं हम लोग, राइस के अंदर ही अगर हम विटामिन ई डाल दे, तो राइस के अंदर ही विटामिन ई डाल दे, तो राइस तो खा ही रहे हैं, राइस खा रहे हैं तो उनके साथ साथ उनकी बॉडी के अंदर विटामिन ए भी चला जाएगा। अब साइंटिस्ट ने सबसे पहले सर्च किया कि हम लोगों को विटामिन ए कहाँ से मिलता है। अब उन्होंने देखा, आप लोगों को पता है हम लोग कैरेट खाते हैं, कैरेट के अंदर प्रेजेंट होता है बीटा कैरोटीन। तो हमें बीटा कैरोटीन कहाँ से मिलता है, कैरेट से मिलता है। तो आप लोगों ने क्या कहा, कभी भी कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टली विटामिन ए नहीं लेता, विटामिन ए वो लेता है इन द फॉर्म ऑफ बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जैसे ही आपने खाया, ये बीटा कैरोटीन गया आपके लीवर पे, और आपका लीवर इस बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट किस में कर देगा, विटामिन ए में। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली विटामिन ए नहीं ले रहे हो। तो जिन लोगों को विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, उनको सजेस्ट हम करेंगे कि आप वो न्यूट्रिएंट्स खाओ, वो फूड खाओ जिसके अंदर बीटा कैरोटीन है। लेकिन उनके एरिया में मिलता है सबसे ज्यादा राइस। तो हमने क्या किया, एक ऐसा प्लांट सर्च किया जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करता हो। तो उस केस में हमें कौन सा प्लांट मिला बच्चों, हमें मिला आपका बीटा कैरोटीन तो है ना, डैफोडिल प्लांट, डैफोडिल प्लांट। तो हमने ये देखा कि ये डैफोडिल प्लांट के अंदर, डैफोडिल प्लांट क्या करता है, बीटा कैरोटीन बनाता है। तो हमने यहां से आइसोलेट कर लिया वो जीन जो बीटा कैरोटीन सिंथेसाइज करता है। बीटा कैरोटीन जीन को हमने यहां से निकाला और इस जीन को ट्रांसफर करा दिया किसके अंदर, ओराइजा सताया। व्हाट इज ओराइजा सताया बच्चों, राइस होता है ना, यस मैम। राइस की प्लांट के अंदर हम डाल दिया। अब जैसे मैंने बीटा कैरोटीन जीन राइस प्लांट को दिया, तो अब मेरा राइस प्लांट कार्बोहाइड्रेट तो बना रहा था, अब वो साथ ही साथ क्या भी बनाने लगा, बीटा कैरोटीन। तो अब जिसके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस है उसको सजेस्ट किया जाएगा वो कौन से राइस खाए, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस। अब जैसे वो गोल्डन राइस खाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी सॉर्टेड। ऐसे ही हमने क्या बना दिया, अपने राइस की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा दिया, राइस की न्यूट्रिशनल वैल्यू को हमने बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया, उसके अंदर विटामिन ए इंसर्ट करा के, विटामिन ए बनाने वाला जीन कौन सा, बीटा कैरोटीन जीन। अब क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि बीटा कैरोटीन जीन को कहाँ से हमने आइसोलेट किया है और क्या करता है विटामिन, इसको कौन सी प्रॉब्लम सॉर्टेड करने के लिए हमने किया। इसके जरा क्वेश्चंस आप लोग अब देख लो। पहला क्वेश्चन देखो बच्चों,
फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस? बीटा कैरोटीन राइस प्लांट में कैसे गया? बेटा अभी जो हमने बायोटेक वाला पूरा प्रोसेस पढ़ा ना, उसके थ्रू किसी प्लांट के अंदर मेरे को जीन इंसर्ट कराना है, तो मैं किसकी हेल्प लूंगी? टाइप प्लाज्मिड की। मैंने क्या किया, बीटा कैरोटीन का ये जीन लिया, इसको इंसर्ट करा दिया किसके साथ? आपके टाइप प्लाज्मिड के साथ। फिर इस टाइप प्लाज्मिड को छोड़ दिया किसके पास? राइस प्लांट के। राइस प्लांट की सेल लिया, उस सेल के अंदर ये आपका ट्रांसफर हो गया, तो इसका मतलब राइस प्लांट के अंदर चला गया ना बीटा कैरोटीन जीन। जो भी बायोटेक वाला प्रोसेस पढ़ा है वही पूरा प्रोसेस लगाया है यहाँ पे। इसीलिए पहले प्रोसेस आपको समझाया जाता है, उसके बाद आपको एप्लीकेशंस दिखाते हैं इसका। तो क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इट? देखो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैम फर्स्ट का ऑप्शन बी। बी, चलो ए ऑप्शन से पता, इट हैज येलो ग्रेन्स। येलो ग्रेन्स होते हैं बिकॉज ऑफ अ जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम प्रिमिटिव वेराइटी ऑफ राइस। क्या राइस की ही प्रिमिटिव वेराइटी से हमने लिया जीन? किससे लिया हमने जीन को? डैफोडिल प्लांट से लिया। तो गोल्डन राइस क्या होता है? विटामिन ए एनरिच्ड होते हैं, जिसमें हमने जीन को लिया था डैफोडिल प्लांट से। क्या ये पेस्ट रेजिस्टेंट होता है? नहीं होते ना, ये तो सिर्फ न्यूट्रिशनल वैल्यू है। इट इज ड्रॉट टॉलरेंट। क्या ड्रॉट को टॉलरेट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, कंजम्पशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रिवेंट द? ऑब्वियसली गोल्डन राइस। क्लियर है सब बच्चों को ये? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, golden rice is genetically modified crop plant where the incorporated gene is mean for biosynthesis of विटामिन ए। देखो इस टॉपिक में से सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत इजी है। डैफोडिल पे आएगा, विटामिन ए, गोल्डन राइस होता है, बस ये चीज। जीन कौन सा है? बीटा कैरोटीन जीन है। अब नेक्स्ट आता है बच्चों, एक ये तो हमारा हो गया कि फूड की या क्रॉप की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना। अब हम सॉल्यूशन निकालेंगे किसका? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस में सबसे ज्यादा जो चांसेस, मतलब सबसे ज्यादा जो केसेस आ रहे थे वो थे हमारे टोमेटो के। अब बना देते हैं कि यहाँ पे टोमेटो। अब ध्यान से समझना, टोमेटो को हम खराब किस सेंस में बोलते हैं कि अभी मेरा जो टोमेटो है ना, अभी सपोज आपको मम्मी ने बोला कि आप जाओ मार्केट में टोमेटो लेके आओ, तो कोई बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से होता है, कुछ टाइट टाइट होता है। तो आप सॉफ्ट लेके आओगे घर पे, टाइट लेके आओगे? टाइट लेके आओगे ना, क्योंकि सॉफ्ट वाले भी सपोज कि उनके अंदर वो खराब है कुछ। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके टोमेटो के अंदर एक नेचुरली जीन प्रेजेंट होता है। नेचुरली एक जीन होता है, जो जीन क्या करता है, एक एंजाइम बनाता है। उस एंजाइम का नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। और ये एंजाइम क्या काम करता है? दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब ये नेचुरली प्रेजेंट होता है इसके अंदर, रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ टोमेटो। ये टोमेटो को बहुत जल्दी सॉफ्ट बना देता है, जिसकी वजह से लोग हमारे टोमेटो को खरीदते ही नहीं है। अब हमें क्या चाहिए कि अगर हम क्या करें, इस जीन को यहीं पे साइलेंट करा दें, या फिर जो ये एंजाइम बन रहा है इस एंजाइम को हम यहीं पे रोक दें। तो इसका मतलब ना तो ये एंजाइम होगा, ना ही मेरे टोमेटो सॉफ्ट होंगे, ना ही ये खराब होगा। अच्छा, आप लोगों को याद है, आप लोगों ने को जब मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाया था, वहां पे एक टॉपिक पढ़ाया था, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो यूकैरियोट्स के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं मेरे पास, जहाँ पे मैं जीन की एक्सप्रेशन को रेगुलेट समझते हो ना, कंट्रोल कर सकती हूँ कि मेरा जीन अपने आप को एक्सप्रेस करे या ना करे। पहला स्टेप था मेरे पास ट्रांसक्रिप्शन, कि मैं उसका ट्रांसक्रिप्शन रोक दूं। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद, ट्रांसक्रिप्शन से पहले किस रेप्लिकेशन भी है ना, याद है कुछ या नहीं है? यस मैम। रेप्लिकेशन है, फिर रेप्लिकेशन के बाद उसके जो प्रोसेसिंग है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, वो हम रोक दे बायो प्रोसेसिंग, या फिर हम उसके ट्रांसक्रिप्शन रोक दे, या फिर हम उसका ट्रांसलेशन रोक दे। लेकिन प्रोकैरियोट में एक ही स्टेप होता है सिर्फ, कौन सा? प्रोकैरियोट में
ट्रांसक्रिप्शन। वो क्यों होता है? यूकैरियोट में मेरे पास 4 स्टेप है, बट प्रोकैरियोट में सिर्फ 1 स्टेप है। मैम क्योंकि उसके पास इंट्रोन और एक्सट्रोन नहीं होता। और कोई रीजन भी हो सकता है अच्छा सा, क्योंकि यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। फिर न्यूक्लियस से निकल के हमारा एमआरएनए आ रहा था ना, हाँ, तो न्यूक्लियस के अंदर ही ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, तो बाहर निकल के आ रहा था एमआरएनए हमारा। रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था न्यूक्लियस में, ट्रांसलेशन कहाँ पे हो रहा था? साइटोप्लाज्म में हो रहा था या नहीं? तो इसका मतलब जो मेरा प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट्स के पास तो क्या नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, एक न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। तो वहां पे क्या होता है? वहां पे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब के सब कहाँ चलता है? साइटोप्लाज्म। तो वहां पे क्या होता है? डीएनए के एक सेगमेंट में रेप्लिकेशन हुआ, उसी के अंदर फिर ट्रांसक्रिप्शन होने लग गया स्टार्ट, ट्रांसक्रिप्शन जैसे हुआ फिर ट्रांसलेशन हो गया, स्टेप बाय स्टेप वो रेगुलरली चलता रहता है। लेकिन यूकैरियोट में ऐसे नहीं होता, क्योंकि वो यूकैरियोट में अलग अलग लोकेशन पे प्रोसेस होता है ये, इसलिए हमें वहां पे 4 स्टेप मिल जाता है। अपने जीन को कंट्रोल, उसका ट्रांसक्रिप्शन रोक दो, फिर उसको न्यूक्लियस से बाहर मत आने दो, अगर न्यूक्लियस से बाहर भी आ गया उसको ट्रांसलेशन रोक दो। मैम इसका एक और रीजन तो हो सकता है। क्या रीजन हो सकता है? मैम उस ये प्रोकैरियोटिक्स में ना सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है। हाँ, प्रोकैरियोट में सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, बट यूकैरियोट में 3 आरएनए पॉलीमरेज, तीनों की तीनों आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग चीजें बनाते हैं। बट प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज टीआरएनए भी बनाता है, आरआरएनए भी बनाता है और एमआरएनए भी बनाता है। तो डिफरेंस कहाँ आया? काम तो वही हो रहा है ना, चाहे एक कर रहे हैं चाहे 3 कर रहे हैं, काम तो 3 ही, हमारे 3 ही आरएनए बन रहे हैं ना मेरे पास। तो ये ध्यान रखना, टोमेटो क्या है? एक यूकैरियोट है। तो मेरे को यहाँ पे जीन को कंट्रोल करना है, तो जीन को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूंगी? यहाँ पे इस जीन को स्टॉप करना है डायरेक्टली, ये चीज देखो। सो टू अवॉइड, क्या अवॉइड करना है मेरे को? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ दिस जीन। इस जीन की एक्टिविटी को मेरे को कंट्रोल करना पड़ेगा या नहीं? अब इस जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए टेक्निक यूज की जाती है, कौन सी? आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस, वेरी गुड। आरएनए इंटरफेरेंस। एक और नाम होता है इसका, एंटीसेंस आरएनए। एंटीसेंस आरएनए। हम इसको साइलेंसिंग भी तो कहते हैं, आरएनए साइलेंसिंग, जीन साइलेंसिंग। ये समझिए। कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये 3 नाम होता है जो जनरली नीट में पूछे भी गए हैं। आरएनए इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस समझते हो? किसी के काम में इंटरफेयर करना। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? एक आरएनए दूसरे आरएनए के काम में इंटरफेयर करेगा, और कौन सा आरएनए करता है वो इंटरफेयर? एंटीसेंस आरएनए करता है। और कैसे करता है? कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना के, बिकॉज आपको पता है आरएनए सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। अब हम सबकी बॉडी के अंदर ना एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना कहीं पे, तो वहां पे एक अचानक से कुछ फैक्टर आएगा, और वो फैक्टर क्या करेगा? आपके उस डबल स्टैंडर्ड आरएनए के एक स्ट्रैंड को डाइजेस्ट करा देगा। इस सबकी बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम होता है, सब यूकैरियोट्स की बॉडी के अंदर। वो प्रोसेस होता कैसे है वो नेक्स्ट टेक्निक में समझाऊंगी। अभी सिर्फ यहाँ पे इतना समझो कि टोमेटो के पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को ठीक करने के लिए हम आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज करेंगे। बताओ, यहाँ तक आया समझ में? यस मैम। चलो, इतना अगर आप लोगों को क्लियर है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी, वो बनाएगा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पहली चीज, हमने प्लांट की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाया। सेकंड, पोस्ट हार्वेस्ट को रोका। अब हम क्या करेंगे? एक प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट बनाएंगे कि उसके ऊपर कोई भी पेस्ट आके उसको किल ना कर पाए। कैसे करेंगे वो समझो। ये जो सबसे पहले बनाया गया था, यहाँ पे बनाया गया था बीटी कोटन। जो आपको यहाँ पे ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, ये है आपका यहाँ पे बैसिलस थ्यूरिन
जेनेसिस। तो इस बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की हेल्प लेके मैं अपने कॉटन को बचाऊंगी। कैसे बचाएंगे? जैसे देखो, हमारा नॉर्मल कॉटन का प्लांट ऐसे दिखता है, और जब हमारा इस कॉटन प्लांट को इंसेक्ट्स खा जाते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो, हमारी कॉटन की जो बॉल थी पूरी की पूरी, वो डिस्ट्रॉय हो गई या नहीं हो गई? यस है ना? मैम। तो वो इंसेक्ट्स जो आपकी कॉटन की बॉल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उन इंसेक्ट्स को हम बोलेंगे बॉल वॉर्म। दीज इंसेक्ट्स आर नोन एज बॉल वॉर्म्स, जो कॉटन की बॉल को डाइजेस्ट कर रहा है। अब हमें क्या करना है? हमें इन बॉल वॉर्म्स को रोकना है, इन बॉल वॉर्म्स को रोकना है कि ये हमारी कॉटन को खराब ना करे। अब कैसे रोकेंगे वो समझो। अब इसमें है, जैसे कि आप लोगों को याद होगा बच्चों, जब मैंने आपको एप्ली प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाले में टाइप प्लाज्मिड का कंसेप्ट समझाया था कि एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस होता है, वो क्या करता है, डाइकोट प्लांट्स में ट्यूमर कोज करता था, एक ग्राउंड बना देता था। हमने उस नेचुरल बैक्टीरिया को लिया, उसकी मशीनरी को यूज करके अपना जीन इंट्रोड्यूस कराया था। अपना जीन इंट्रोड्यूस करा सकता है ना टाइप प्लाज्मिड की हेल्प से। यूज किया था एक नॉर्मल बैक्टीरिया को जो नॉर्मली इन्फेक्शन कर रहा था, उसके अंदर से बस ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन मैंने हटा दिया और उसकी जगह पे कोई अच्छा सा जीन डाल दिया। ऐसे ही हम यहाँ पे इस बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की हेल्प लेंगे। कैसे हेल्प लेंगे? अब ध्यान से समझना, जो मेरा बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है, ये काम क्या करता है? ये अपने अंदर से क्या रिलीज करता है? प्रोटॉक्सिन। ये प्रोटॉक्सिन एक टाइप से पॉइजन होता है, ऐसे समझ लो। अब जैसे ये प्रोटॉक्सिन जाएगा कहाँ पे, मतलब इस प्रोटॉक्सिन को जैसे ही मिलेगा एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन मीडियम जैसे ही इसको मिलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एक टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटॉक्सिन समझना एक इनएक्टिव फॉर्म है, लिखना चाहो उसको लिख दो, ये एक इनएक्टिव फॉर्म है। इनएक्टिव फॉर्म, तो एक इनएक्टिव फॉर्म में बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक टॉक्सिन सिक्रीट करता है। जैसे उस टॉक्सिन को एल्कलाइन मीडियम मिलता है, तो किस एल्कलाइन समझते हो ना, बेसिक मीडियम, Yes, ma'am. है ना? तो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक्टिव हो जाता है। और ये टॉक्सिन इतना डेंजरस होता है कि अगर ये किसी भी सेल के कांटेक्ट में जाएगा तो सेल की मेम्ब्रेन को रप्चर करा सकता है। सेल मेम्ब्रेन को रप्चर करा देगा, जिस पार्ट में जाएगा उस पार्ट में होल्स बनवा देगा। इतना डेंजरस होता है ये। अब हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इस चीज को देख लिया कि बैसिलस जेनेसिस ऐसे ऐसे काम कर रहा है। अब इन्होंने इसका यूज किया कि हम क्यों ना क्या करें, इस बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के अंदर से वो जीन निकाल ले जो जीन प्रोटॉक्सिन बना रहा है। समझ लो, इसके अंदर से वो जीन निकाला जो प्रोटॉक्सिन बना रहा था, उस जीन को नाम दिया क्राइजीन। क्राइजीन। तो हमने इसके अंदर से क्राइजीन को निकाला जो प्रोटॉक्सिन बना रहा था, और इस क्राइजीन को किसके साथ, किसके अंदर डाल दिया? कॉटन प्लांट के अंदर। अब अगेन प्लांट के अंदर कोई जीन ट्रांसफर करा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जीन गन का भी यूज कर सकती हूँ, मतलब बॉलिस्टिक गन का भी यूज कर सकती हूँ, पार्टिकल गन जिसको बोलते थे, या टाइप प्लाज्मिड का भी यूज कर सकती हूँ। नहीं? तो सपोज करो जीन गन मैंने ले लिया, है ना? उसके अंदर टंगस्टन और एक और यूज करते हैं ना, क्या यूज करते हैं? पार्टिकल्स, टंगस्टन, 2 पार्टिकल्स, उसके ऊपर मैंने अपना जीन डाला क्राइजीन, और उसको बम्बार्ड करा दिया अपने कॉटन प्लांट की सेल के अंदर। अब इसका मतलब मेरी कॉटन प्लांट के पास क्या चला गया? गया कॉटन प्लांट के अंदर क्राइजीन। अब इसका मतलब कॉटन प्लांट अब क्या बनाएगा? प्रोटॉक्सिन बनाएगा। अब सपोज करो हमारा इस कॉटन प्लांट के ऊपर आया कोई इंसेक्ट, ये इंसेक्ट आके इसको खाने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही इंसेक्ट आके इसको खाने की कोशिश कर रहा है, ये प्रोटॉक्सिन गया किसमें? Insect में. गट में। और इंसेक्ट्स की जो गट होता है, इंसेक्ट्स का गट के अंदर कैसा मीडियम होता है? Alkaline. तो प्रोटॉक्सिन गेट ट्रांसफर्ड इनटू गट ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की गट में गया, जहां पे इनको मिला
एल्कलाइन medium, मीडियम, और एल्कलाइन मीडियम में तो आपको पता है क्या कर जाता है, टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ये टॉक्सिन में कन्वर्ट हुआ, जैसे ही टॉक्सिन में कन्वर्ट हुआ, इसने क्या करा दिया, एपिथेलियम ऑफ मिडगट, उसके अंदर क्या बनवा दिए, एक सेकेंड इसको थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आता। मिड गट, इसके अंदर बनवा दिए पोर्स। जैसे ही पोर्स बने, यहाँ पे क्या हो गया, इनकी सेल का हो गया swelling and lysis. लाइसिस और स्वेलिंग। swelling, इसका मतलब हमारी इंसेक्ट की हो गई Death. डेथ। तो हमें तो यही करना था कि इंसेक्ट आए, इसको खाना पाए। बताओ, इसको बोलेंगे जब मैंने कॉटन के अंदर एक जीन डाला, कहाँ से निकाल के, बैसिलस यूरिनजेनेसिस से, बीटी से एक जीन निकाला, कॉटन के अंदर डाल दिया, इसलिए इसका नाम रख दिया बीटी कॉटन। क्लियर बच्चों? yes, ma'am. yes ma'am, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. चलो, कोई डाउट नहीं है तो एक बार अपनी एनसीईआरटी को भी देख लेते हैं, हमारी एनसीईआरटी क्या लिखती है इसके बारे में। तो इन्होंने बोला कि हमने क्या बनाया, एक ऐसा, पहले बच्चों देखो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी एप्लीकेशन से क्या हो रहा है, जैसे कि गोल्डन राइस से क्या हो रहा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। अभी मैंने जो फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाया था उससे क्या हो रहा है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम हो रहा है। अभी जो मैंने बीटी कॉटन बनाया इससे क्या हो रहा है, पेस्ट रेजिस्टेंट हो रहा है। तो ये याद रखना, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स का को डिक्रीज करा सकते हैं कि कम से कम पेस्टिसाइड्स हम उस पर यूज करें। तो बीटी टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस कर रहा था, बैसिलस thuringiensis, शॉर्ट में बीटी बोलते हैं। तो बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड, कहां से लिया गया, बैक्टीरिया से लिया गया, फिर उसको प्लांट की बॉडी के अंदर एक्सप्रेस करा दिया गया, किस लिए, ताकि हम अपने प्लांट को रेजिस्टेंट बना पाए, किससे, इंसेक्ट से, बिना किसी इंसेक्टिसाइड्स को यूज किए, ठीक है। तो इसका मतलब हमने एक टाइप से एक बायोपेस्टिसाइड बना दिया अपने प्लांट में। इसका एग्जाम्पल जैसे कि हमने बीटी कॉटन भी बना रखे हैं, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, ये सब बना रखे हैं। अब बच्चे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछते हैं कि मैम टोमेटो पोटैटो तो हम लोग भी खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर अगर ये टॉक्सिन जाएगा तो क्या हमें हार्म करेगा? एसिडिक पीएच है हमारा तो। बताओ। No, ma'am. नहीं करेगा हम लोगों को हार्म, क्योंकि हमारा जो गट होती है वो एल्कलाइनिक एसिडिक होती है। एसिडिक मीडियम में जाने के बाद तो वैसे ही डाइजेस्ट हो जाएगा, वैसे ही किल हो जाएगा। तो इसलिए ह्यूमंस को कोई इफेक्ट ये नहीं करने वाला है। ये सिर्फ इफेक्ट किसको करेगा, जहां पे इनको एल्कलाइन मीडियम मिलेगा। ये क्वेश्चंस आपके आरएनए इंटरफेरेंस से हैं, पहले आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ाऊंगी तब ये समझाऊंगी। अब इसके बाद बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस क्या है, एक बैक्टीरिया है। अब आपको पता है बैक्टीरिया के बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं अलग अलग, तो बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन्स यूज किए गए अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। जैसे कि याद रखना, पहला इंसेक्ट की कैटेगरी है लेपिडोप्टेरन्स। इनको ना क्या करो बच्चों, एनसीईआरटी के साइड में लिख लो, या फिर जहां पे आप नोट्स बना रहे हो इस पॉइंट्स को लिख लेना, तभी याद रहता है ये लेपिडोप्टेरन्स। इसके अंदर किस टाइप के इंसेक्ट्स आते हैं हमारे, इसके अंदर आता है हमारा टोबैको बर्डवर्म, जो टोबैको की बर्ड को डाइजेस्ट करता है, या फिर आर्मी वर्म, Cotton bollworm. कोलियोप्टेरन्स। beetles, इसके अंदर आती है हमारी बीटल्स, मैम थर्ड होगा डेप्टेरेंस जिसके अंदर फ्लाइज एंड मॉस्किटो। डिप्थीरम्स। इसके अंदर आती है हमारी फ्लाइज एंड मॉस्किटो। इसको लिखो सब अच्छे से। ये तो इनके लिए बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस के अलग अलग स्ट्रेन्स यूज किए जाते हैं। तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। दीज क्रिस्टल्स कंटेन अ टॉक्सिन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। अब आप बोलोगे मैम ये प्रोटीन वाली चीज क्या, आपने तो समझाई नहीं प्रोटीन वाली चीज। अब आपको पता है, देखो जीन है, कौन सा जीन, क्राइजीन। अब ये क्राइजीन क्या बनाता है, कोई ना कोई
प्रोटीन ही बनाएगा। अब इस प्रोटीन की ना ऐसे समझ लो, अगर मैं इस प्रोटीन की आपको बता रही हूँ इनएक्टिव फॉर्म कि अभी इनएक्टिव है, मतलब प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में है, और ये फिर एक्टिव हो जाएगा। इसको लिख भी लो, प्रोटॉक्सिन एंड टॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन एंड टॉक्सिन। तो प्रोटॉक्सिन में इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसे कुछ, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, जैसे ही इसको एल्कलाइन मीडियम मिलता है, एल्कलाइन मीडियम में जो सेकेंडरी वाली चेन है, ये वाली, ये पार्ट हो जाता है इसका फिनिश, ये बचता है सिर्फ यहाँ वाला, इस टाइप से। इसको बोल देता है एक्टिव फॉर्म, इसको बोल देता है इनएक्टिव फॉर्म। यहाँ पे मोस्टली वैसे क्वेश्चन नहीं आता इसमें, बट ये प्रोटीन वर्ड यूज कर रहे हैं, इसलिए हम मैम लेपिडोप्टेरेंस में कॉर्न बोरर, कॉर्न वर्म, हाँ कॉर्न बोरर और कॉटन बॉलवर्म भी आएगा आपका, जिसका एग्जाम्पल अभी हमने पढ़े, वो भी ऐड कर लो, कॉर्न बोरर एंड कॉटन बॉलवर्म। जो अभी हमने ये अपना बैसिलस यूरिनजेनेसिस में बनाया ना, ये कॉटन बॉलवर्म ही कर रहा था। कॉटन बॉलवर्म हमारी कॉटन को, बॉल्स को इन्फेक्ट करता है। तो ये प्रोटॉक्सिन हो गया, ये टॉक्सिन। इसी प्रोटीन को हम बोलते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। अब क्वेश्चन, व्हाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस? ये बैसिलस को क्यों नहीं किल करता है? क्योंकि बैसिलस की बॉडी के अंदर किसकी फॉर्म में रहता है? प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में रहता है। अब जैसे ही इसको हमारे जो इंसेक्ट्स है वो इंजेस्ट करेंगे, मतलब खाएंगे, तो इसकी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड फिर वो कैसे कन्वर्ट होता है? एल्कलाइन पीएच की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, विच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल। क्रिस्टल्स मतलब जैसे ही ये एल्कलाइन पीएच में जाता है, इसके जो क्रिस्टल है, ये जो सेकंड वाली चेन दिखाई थी, ये सोल्यूबलाइज हो जाती है यहाँ से, इतनी वाली, और सिर्फ ये वाली चेन बच जाती है, जिसकी वजह से ये हो जाता है एक्टिवेट। एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। मिड गट की एपिथेलियल, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बच्चों कि इंसेक्ट के कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है? इंसेक्ट्स के मिड गट में एपिथेलियल सेल्स को वहां पे पोर्स बनवा देगा, उनकी सेल में स्वेलिंग हो जाएगी, लाइसिस, एंड इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। इसके बाद जो क्राइजीन्स है आपके, क्राइजीन्स के भी कुछ कैटेगरी होती है, जैसे कि याद रखोगे आप कैसे? क्राई 1AB लिखोगे पहले। क्राई 1AB मतलब ये जीन यूज किया जाता है किसको ट्रीट करने के लिए? कॉर्न बोरर के लिए। फिर क्राई फर्स्ट हो गया, फिर लिखोगे क्राई सेकंड AB, और इसी के नीचे लिखोगे क्राई फर्स्ट AC। इन दोनों को यूज किया जाता है किसके लिए? जो अभी हमने किया, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है इस पार्ट से बच्चों, क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इसको याद रखना। इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ यही चीजें हाईलाइट करने की। आपका कहाँ पे गया? ये रहा, क्राई 1AC, क्राई सेकंड AB, कॉटन बॉलवर्म के लिए होता है क्राई 1AB। इसको इस सीरीज में लिखना, पहले क्राई 1AB लिखना, फिर क्राई सेकंड AB, फिर क्राई 1AC, कॉर्न बोरर, कॉटन बॉलवर्म, याद रहेगा ये चीज। ये रिपीट कर दीजिए। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्राइजीन। क्राइजीन को किसके अंदर से निकाला हमने? बैसिलस यूरिनजेनेसिस के अंदर से। अब उन क्राइजीन की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। अगर आपको एक कॉर्न प्लांट है, ठीक है, कॉर्न बोरर को ट्रीट करना है, तो कॉर्न बोरर को ट्रीट करने के लिए आप यूज करोगे क्राई 1AB, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉटन बॉलवर्म यूज कर, मतलब कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट ट्रीट करना है अपने प्लांट को, तो आपको जीन यूज करना पड़ेगा क्राई 1AC और क्राई सेकंड AB। गट का मतलब होता है जैसे कि हमारी ईसोफेगस है, ईसोफेगस हमारी वो गट है ना, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ना, एलिमेंट्री कैनाल, उसको हम गट बोल सकते हैं आपका। और कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? मैम जैसे ये बीटी कॉटन का पैराग्राफ दिया है एनसीईआरटी में, ऐसे ही हमारे जो आपने एग्जांपल बताया टमाटो वाला, गोल्डन राइस वाला, उसका भी है क्या? उसका भी होगा आई गेस, बट उसका सिर्फ ना ये लिखा हुआ है, देखो उसमें ना पूरा पैराग्राफ नहीं दिया हुआ है, बस वो स्टार्टिंग में पॉइंट लिखा हुआ है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का, ये वाले लाइन, इस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के बारे में लिखा हुआ है इन्होंने, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है कि इसमें आरएनए इंटरफेरेंस होगा, ये होगा।
ओके मैम। पूरी एनसीईआरटी मैंने आप लोगों की यहीं पे रखी हुई है, एनसीईआरटी के एक लाइन हम लोग देख रहे हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया। डायग्राम भी आप देख सकते हो। ए वाला आपको क्या बताता है, बॉल बॉम्ब के थ्रू जब डिस्ट्रॉय हो गया, और बी वाला आपका फुली मैच्योर कॉटन बॉल है। यहाँ तक क्लियर। अब चलो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो फटाफट से। ये क्वेश्चंस करेंगे, फिर पेस्ट रेजिस्टेंट वाला पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। BT cotton variety that was developed by the introduction of toxin gene of Bacillus thuringiensis is resistant to मैम ए। इंसेक्ट से, हम इंसेक्ट पेस्ट से रेजिस्टेंट बनाते हैं। बी वाला बताओ मैम डी इंसेक्ट प्रीडेटर का क्या मतलब है? होगा आप मैम। प्रीडेटर प्रीडेटर का मतलब ये समझते हो जैसे कि कोई पैथोजन होता है, प्रीडेटर जो किल करने के लिए आता है किसी को। पेस्ट जनरली मैम इंसेक्ट डी। जाके उसको खाता है, किसी क्रॉप वगैरह को। या क्वेश्चन नंबर सेकंड डी। करने वाला। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी। सेकंड विच D. ट्रिगर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन बाय अल्कलाइन पीएच ऑफ गट, और गट भी कौन सी, मिड गट होती है। इन बीटी कॉटन, बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यूज एज प्रोटॉक्सिन कन्वर्टेड ड्यू टू सी होगा ना? चीनी। Yes, Yes, right. Next देखो, which of the following BT crop is being grown in India by the farmers? मैम ब्रिंजल। टर्न डी। कॉटन मैम। Cotton. मैम डी। Yeah. Bacillus thuringiensis forms protein crystal which contain insecticidal protein, यस मैम ऑप्शन ए। bind with the epithelium cells of midgut of insects and हाँ right. तो इसका मतलब यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है। इसी का सी बता रही है, एक्टिवेटेड बाय एसिड पीएच। इसी का सी बता रहे हो क्या? मैम हाँ जी। मैम बीटी टॉक्सिन तो बीटी जो है ये तो सबसे पहले हम ब्रिंजल के लिए किए थे। यहाँ पे कोई फर्स्ट थोड़े ना लिखा हुआ है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी का इंडिया के अंदर कौन सा यूज किया गया? इंडिया के अंदर आपका अभी तक कॉटन आया है जो फार्मर्स यूज करता है। पहले तो बहुत सारे बने, दूसरी कंट्रीज में सोयाबीन में बहुत सारे यूज किए जाते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ अभी कॉटन पे ही डिस्कवरी हुई है। मतलब जो यूज किया जाता है, ज्यादा अमाउंट में इसको यूज नहीं। इवन आप लोग देखोगे जो गोल्डन राइस है ना, उसके ऊपर भी बहुत सारे आपको आर्टिकल्स दिख जाएंगे जो लोग इस चीज को अगेंस्ट है कि गोल्डन राइस का यूज नहीं करना चाहिए। तो मैम फर्स्ट टाइम कौन से कंट्री ने किया था? किसको किया था फर्स्ट टाइम? मैम फर्स्ट टाइम बीटी कॉटन को बीटी बीटी जो है कॉटन को इंडिया ने यूज किया था। बीटी ओके कॉटन इंडिया के अंदर ही बनाया गया है। तो चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जिसमें आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसके बाद इंसुलिन और जीन थेरेपी नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल आप लोगों का चैप्टर फिनिश। अगर कल चैप्टर नहीं फिनिश होता है बाय चांस हमारा, तो हम लोग संडे में एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, बट टारगेट ये रहेगा हमारा कि नेक्स्ट ट्यूसडे से पहले चैप्टर फिनिश हो जाए। एंड ट्यूसडे में फिर हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज जो प्लानर आप लोगों को मैंने शेयर किया है